अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। ओवल में टेस्ट सीरीज़ एशेज़ टेस्ट सीरीज़ का इख्तिताम हुआ। आउटस्टैंडिंग विक्ट्री फॉर इंग्लैंड इन द फिफ्थ एंड फाइनल टेस्ट मैच ऑफ द एशेज़ सीरीज़। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से 2-0 डाउन होने के बाद अगले जो 3 टेस्ट मैचेस रहे हैं वो तीनों इंग्लैंड के नाम रहे हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहा और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीमों की जानिब से जो फास्ट बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, वो मैन ऑफ द सीरीज़ बने, मिचेल स्टार्क और क्रिस वोक्स। सो एशेज़ टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें हैं कि हमने अफ़गानिस्तान से मैचेस खेलने, ओडीआई मैचेस अगस्त के आखिरी हफ्ते में, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज़ एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले जितनी ओडीआई क्रिकेट पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिल जाए वो बहुत अच्छा होगा। सो आज के शो पे इन चीज़ों पे बात करने के लिए एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। सो वेरी एक्साइटिंग लाइनअप टुडे फॉर टुडेज शो। लेकिन शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। सबसे पहली खबर आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में है जो 15 अक्टूबर को भारत में हिंदू त्यौहार नवरात्रि के सबब पाक भारत मैच का इनेकाद मुश्किल हो गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की 2 मैचेस की तारीख तब्दील होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाक भारत मैच 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा, जबकि 12 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला जाने वाला मैच 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। पीसीबी ने शेड्यूल की तब्दीली का ताहाल आईसीसी को कोई जवाब नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफ़र भी रुक गया है और पाकिस्तान आमद भी ताख़ीर का शिकार है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड कप जो अभी यहाँ से दूर है, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस का स्केड्यूल चेंज होना एक कंसर्न की बात तो है। उसके हवाले से आज के शो में बात करेंगे। अगली खबर जो है वो कौमी टीम को एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी का बेहतरीन मौका मिल गया। जैसा कि हमने कहा, पाकिस्तान अगस्त के आखिरी हफ्ते में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। सीरीज़ का इनेकाद भी श्रीलंका में होना है। सो ये अफ़गानिस्तान ने सीरीज़ होस्ट करनी है जो श्रीलंका में मैचेस करवा रहे हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के, जिसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज़ का पहला और दूसरा वनडे 22 और 24 अगस्त को हम्बन टोटा में खेला जाएगा। 26 अगस्त को तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल कोलंबो में खेला जाएगा। सो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि ये सीरीज़ हो रही है ताकि हम वनडे की तैयारी कर सकें और वनडे टीम में हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, किन किन प्लेयर्स को तैयार करते हैं, क्योंकि शकील मसूद का हम कह रहे हैं कि वो ही शुड बी पार्ट ऑफ द ओडीआई साइड और अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी कह रहे हैं। सो देखना होगा कि क्या हमारी ओडीआई साइड होती है। अगली खबर एशेज़ टेस्ट के हवाले से है जहां सीरीज़ का सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद इख्तिताम हुआ है। 2001 के बाद ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड में एशेज़ जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। एशेज़ सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ ऑल्दो 2-2 से बराबर करी, लेकिन सीरीज़ जीत ना सका ऑस्ट्रेलिया। ओवल टेस्ट के आखिरी रोज़ ऑस्ट्रेलवी टीम 134 रन की ओपनिंग शराकत के बावजूद 334 रन बनाकर आउट हुई। क्रिस वोक्स ने 4 और मोइन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अगली खबर है पाकिस्तान नेशनल गेम के हवाले से, हॉकी के हवाले से। एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शिरकत के लिए कौमी टीम चेन्नई पहुँच चुकी है। आज आराम के बाद कौमी टीम कल से तैयारियों का आगाज़ शुरू करेगी। कौमी टीम इवेंट में 3 अगस्त को मलेशिया के मद्दे मुकाबिल आएगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच रेहान भट्ट कहते हैं कि भरपूर तैयारी के साथ इवेंट में शिरकत कर रहे हैं और उम्मीद है कि टीम के नताइज अच्छे होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द व्हाट्सएप सेगमेंट। अब हम शो का आगाज़ करेंगे। जैसे हमने कहा, कुछ हम बात करेंगे एशेज़ सीरीज़ के हवाले से जहां इंटरेस्टिंग फिनिश हुआ है सीरीज़ का, 2-2 से सीरीज़ बराबर हुई। ऑलराइट, सो जिस तरह हमने देखा कि इस आउटस्टैंडिंग सीरीज़ एशेज़ सीरीज़ रही और बड़ी कंपेटिटिव रही। बहुत कम होता है कि एक टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लेवल की टीम्स टेस्ट सीरीज़ में 2 मैचेस की बर्तरी पे हों और उसके बाद दूसरी टीम आके अगले 2 मैचेस जीत जाए। और जो तीसरा मैच बारिश की नज़र हुआ वो भी किसी हद तक ये कहा जा सकता है, बल्कि काफ़ी हद तक यही था कि इंग्लैंड आसानी जीत सकता था। एशेज़ टेस्ट सीरीज़ पे और पाकिस्तान के जो 3 मैचेस होने हैं इस मंथ के एंड में, उसके हवाले से बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे शो का एक रेगुलर हिस्सा है लीना अजीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं लीना अजीज़ साहिबा, आपका शो पे सलाम पेश करते हैं आपको। और किस तरह एशेज़ सीरीज़ को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बाद हम स्पेसिफिक्स पे बात करेंगे एशेज़ सीरीज़ में। देखिए, एशेज़ जो है दुनिया की बेहतरीन तरीन सीरीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पुरानी सीरीज़ है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये सेंचुरी से चली आ रही है। और ये स्पेसिफिक जो एशेज़ हुई, इसको अगर आप एपिक कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, कोई भी टीम 2-0 डाउन होके उसके बाद सीरीज़ ड्रॉ करे, ये बहुत एक ख़ास एक वाक़या है क्रिकेट में।
ये सिर्फ टेनिस में होता है कि आप 2 सेट्स डाउन हो जाएं और उसके बाद आप मैच जीत जाएं। नो, टेनिस में भी बहुत कम होता है। बहुत बड़े जो चैंपियंस हैं, फेडरर और ये नडाल, इस तरह के चैंपियंस की यही है ज्यादातर इस तरह के मार्के जो है करते हैं। बट क्रिकेट में ये बहुत कम होता है कि यू 2-0 डाउन एंड देन यू कम बैक एंड लेवल द सीरीज। इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप आगे कहूंगी, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अगर वो ओल्ड ट्रैफर्ड वाला मैच उसमें बारिश ना होती तो यकीनन इंग्लैंड जीत जाता और ये 3-2 इंग्लैंड सीरीज जीतता। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, पहले 2 टेस्ट मैच, तो उसमें भी इंग्लैंड जो था वो मुस्तकिल हावी था। सिर्फ कुछ क्रंच मौके ऐसे हुए जहां पर इंग्लैंड ने थोड़ा सा लूज किया, जैसे वो कमिंस की इनिंग्स, लायन एंड कमिंस की पार्टनरशिप हुई तो उससे वो एडजस्टन टेस्ट मैच जीत गए। फिर वो जॉनी बेस्टो का रन आउट हुआ जो बहुत ही ज्यादा, जिसके बारे में बात की गई, जो स्पिरिट ऑफ द गेम के भी मेरे हिसाब से खिलाफ था। वो ना होता तो भी वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत जाते इंग्लैंड। तो ये ऐसी सीरीज है कि जो मेरे जैसे पंडित्स हैं या माहिरीन है दुनिया में, वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ये 4-0 भी जीत सकता था। लेकिन खैर बहरहाल ये टेस्ट क्रिकेट है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस हैं, तो ये जो 2-2 इन्होंने किया ये जस्टिफाई तो नहीं इनके टैलेंट को करता। और इस सीरीज के जिस तरह ये सीरीज इंग्लैंड खेल रहा था उस बाद इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इन दी एंड ये फेयर रिजल्ट था बिकॉज द सीरीज वाज वेरी वेरी क्लोजली फॉट एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट टीम। लेकिन इंग्लैंड अगर थोड़ी सी कैचेस अपने पकड़ लेता या इमोशनल डिसीजन स्टोक्स ना करते कि मुस्तकिल एंडरसन को खिलाए जाते, हालांकि मेरे बड़े फेवरेट बॉलर हैं एंडरसन। मैं तो एंडरसन लेंथ मैंने एक टर्म पॉइंट किया है, एंडरसन लेंथ। लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर है, नजर आ रहा था कि फॉर्म नहीं है, बॉल स्विंग नहीं करी थी, विकेट्स भी फ्लैट थी। तो अगर एंडरसन की जगह टंग को खिलाते या किसी को, तो हो सकता है ये सीरीज फिर भी वो 3-2 जीत जाते। सो इट वाज अ ग्रेट सीरीज अमंग्स्ट 2 absolutely fabulous teams, Australia being world champions। तो ये फेयर रिजल्ट कहा जाएगा और इससे अच्छी सीरीज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम देखी है। और मैं वो इंसान हूँ जो अपने टॉयलेट ब्रेक्स, अपने बाथरूम ब्रेक्स, अपने शावर ब्रेक्स भी एशेस जब हो रहा हो या कोई ऐसी बड़ी सीरीज हो रही हो तो मैं उनके लंच ब्रेक और वाटर ब्रेक के साथ टाइम करती हूँ। तो आई वुड हैव वॉच्ड 99% ऑफ द मैचेस पूरी सीरीज। बिल्कुल सही है। इतनी अच्छी सीरीज मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। नो डाउट। और इस तरह की सीरीज देख के हम कहते हैं कि शायद कभी कभी कहते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन एशेज सीरीज देख के आपको लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ सीरीज। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने बात की कि पंडित ये कहते हैं कि अगर इंग्लैंड सारी चीज़ें सही जाती तो शायद ये सीरीज़ 4-0 या 3-2 या 3-1 जीत सकता था। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक लगा? वरना जनरली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर की बैटिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कमबैक्स करती है मैचेस में। इस बार भी हमने देखा कि 133 पे पहली विकेट गिरी है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल पाया आखिरी मैच को, ओवल टेस्ट को भी। सो आपको लगता है कि ये वन ऑफ द रीजंस था ऑस्ट्रेलिया के बुरे परफॉर्मेंस का? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर कहाँ से कंट्रोल होता है मेरी नज़र में। आपका जो नंबर 6 बैट्समैन होता है, नंबर 5, आपका जो नंबर 6 बैट्समैन होता है या नंबर 7, अमूमन वो आपका विकेट कीपर होता है। कैरी से उनको वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिली जो अमूमन उनके विकेट कीपर से उनको मिलती है। जिस तरह की सॉलिड परफॉर्मेंसेस विकेट कीपर करते हैं उनकी, उस तरह एलेक्स कैरी से उनको नहीं मिली। और हेड की जो परफॉर्मेंस थी कई मौक़ों पर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि हेड जो है वो बहुत तेज़ खेलते हैं, उसमें यह है कि अगर उनका बल्ला चल जाता है तो कल भी उनकी एक अच्छी इनिंग्स थी, 40-45 रन उन्होंने बनाए और उन्होंने पहले एक सेंचुरी भी बनाई सीरीज़ में। तो उस तरह एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिली जो उनका एक विकेट कीपर से उनको मिलती है और एक जो नंबर 6 या 5 बैट्समैन से मिलती है उनको। मार्च को उन्होंने ट्राई किया तो मार्च ने एक सेंचुरी तो बड़ी धुआंधार बना दी, लेकिन उसके बाद की इनिंग्स में कुछ भी वो खातिर खा नहीं कर सके। सो बिटवीन मार्च, कैरी एंड हेड उनको वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और मेरा तो हमेशा, मैं ये कहती हूँ और हमेशा मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जिस टीम का विकेट कीपर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करता है विद अ बैट, एज लॉन्ग as he's taking the catches, which is his first duty, but after taking the catches अगर वो solidly 40-35 रन आपको दे रहा होता है हर मैच में, तो वो टीम फिर हावी होती है टेस्ट सीरीज में। वो नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसलिए उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला।
बिल्कुल सही। और हम ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा आएगा इयन हिली या क्रिस, जो उनके लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर थे। आपके दिमाग में हमेशा वो आता है कि विकेट कीपर जब भी बैटिंग करने आएगा तो उस तरह की बैटिंग होगी, लेकिन हमें दिखा कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। लेकिन मिडल ऑर्डर में लबुशे या स्टीव स्मिथ हमने देखा, वो भी जनरली ये होता है कि अगर वो 30, 40, 50 रन या 70 रन की, जैसे हमने देखा स्मिथ ने इनिंग्स खेली, तो वो सेंचुरी या डबल सेंचुरी की तरफ, बड़ी सेंचुरीज की तरफ जाते हैं। वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं दिखा इस सीरीज़ में। हाँ देखिए, स्मिथ की अगर आप बात करें या लबुशेन की, तो वो टॉप 4 हैं। मैं उनको टॉप 4 में गिनती हूँ, टॉप ऑर्डर में गिनती हूँ। और उसके बाद के जो बैट्समैन है, हेड, मार्श और कैरी, वो मिडिल ऑर्डर फॉर्म करते हैं। तो आप ये भी सही कह रहे हैं कि स्मिथ की तरफ से भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। हाँ, उन्होंने सेंचुरी बनाई, 2-3 दफा बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन जो स्मिथ लेवल की कंट्रीब्यूशंस होती हैं 100-150 हर इनिंग में, उस तरह नहीं हुआ। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, आई विल बी फेयर टू स्मिथ, उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं की उनकी, तो फिर भी मैं अच्छी कहूंगी। लेकिन लबुशेन एक मुझे वीक लिंक नजर आया उनका इस सीरीज में। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, टॉप ऑफ द लैडर हैं, लेकिन इस सीरीज में ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है वो भी काफ़ी मोनोटोनस रहे इन टर्म्स ऑफ कि क्या साइड लेके चलनी है। और हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई, एक्सेप्ट कि क्रिस वोक्स की एंट्री बहुत अच्छी हुई। आपको लगता है कि इंग्लैंड की जो कप्तानी थी उसमें मोइन अली को खिलाना, इस सीरीज़ के लिए उनको स्पेशली लाना, एंडरसन की आपने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि आपके लिहाज से उनको थोड़ा ड्रैग किया गया, उनको चेंज करते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन आपको लगता है कि जनरली स्टोक्स के जो डिसीजन थे वो बेहतर थे टेस्ट मैचेस में? हाँ, आप कह सकते हैं, लाइक जिस तरह मोइन को लाए, उनको रिक्वेस्ट करके लाए उस तरह। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजन थे, जैसे एंडरसन की हमने बात की, और खुद भी वो इंजर्ड थे, वो खेलते रहे, तो डाउटफुल था। लेकिन कमिंस के अगर आप मुकाबला करें तो एग्रेसिव जरूर नजर आए स्टोक्स, तो वो कर। बिल्कुल सही है। हम इंग्लैंड के कीपर जो है बेस्टो, हमने देखा फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे वो, उनसे कीपिंग भी सही नहीं हो रही थी, बैटिंग भी नहीं हो रही थी, उसको भी बेन स्टोक्स ने कंटिन्यू किया। और उसके बाद उन्होंने लास्ट 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंस दी है, दैट आल्सो गोज़ टू बेन स्टोक्स, कि उन्होंने अपने प्लेयर पे भरोसा किया और बेस्टो ने भी डिलीवर भी किया उसको। आप कह सकते हैं क्योंकि मैं तो फोक्स को खिलाती, क्योंकि वो बहुत अच्छे कीपर हैं, लेकिन बेस्टो ने उनका जो एतमाद था उसको जरूर पूरा किया, फिर बैट से परफॉर्म किया, और एंड में विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी की। लेकिन आई वुड हैव प्लेड स्पेशलिस्ट स्पिनर, विकेट कीपर। बिल्कुल सही है। अगर आप टॉप स्कोरर्स की बात करें तो उस्मान ख्वाजा ने इस सीरीज़ में टॉप स्कोरर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखती हैं? एक एशियन बॉर्न प्लेयर है और इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते लबुशे या स्मिथ की तरह, वो फैब 4 या उस तरह के प्लेयर नहीं है, बट ही ऑलवेज डिलीवर्स वेदर इट्स एशियन कंडीशंस और नाउ इन इंग्लैंड कंडीशंस, ही इज़ डन सो वेल। हाँ देखिए, ही इज अ लो की ह्यूमन बीइंग, लो की मैन एज सच। उस्मान ख्वाजा जो है, आप देखें उनकी पर्सनैलिटी लो की है, वो अपना काम पे फोकस रखते हैं, ज़्यादा स्माइली करते रहते हैं, किसी बॉलर से भी एंगेज नहीं होते, अगर उन पे कोई स्लेजिंग भी हो रही है तो एंगेज नहीं होते। और जैसे आपने कहा कि उनका रूट या स्मिथ या बुशेन वाला या बाबर आजम की तरह उनकी बातें नहीं होती, लेकिन वो अपना काम करते हैं, फोकस करते हैं। ये सीरीज उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, क्योंकि इससे पहले उनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था अगेंस्ट द स्विंगिंग बॉल। लेकिन इस सीरीज में फर्क ये था कि इस सीरीज में जो विकेट्स बनाई थी वो वजह फ्लैट थी, तो या तो बॉलर को उसकी अपनी स्किल से मदद मिल रही थी या फिर ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से स्विंग हो रही थी। लेकिन खैर हम ये नहीं कह सकते कि स्विंग नहीं था या सीन नहीं था, लेकिन बहरहाल ही अप्लाइड हिमसेल्फ वेल, he tried to play within himself, he avoided के वो फ्लैश ना करें, कवर ड्राइव कम खेलें, पहले एक दफ़ा सेट हो जाएं, तो जब कवर की तरफ खेलें ताकि उसकी वजह से जो एजेस निकलती हैं वो ना निकले। So he applied himself well and this was an excellent series for him, 400 plus runs for him. He was one of the contenders for man of the series. लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बॉलर को दोनों तरफ से बॉलर्स को मैन ऑफ द सीरीज मिला। वोक्स को भी, जो हाईली डिजर्व करते, सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले
और पासा पलट दिया गेम का, और उधर से स्टार्क को भी मैन ऑफ द सीरीज मिला। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि 2 बॉलर्स गॉट मैन ऑफ द सीरीज। नो डाउट, नो डाउट, दोनों की शानदार परफॉर्मेंस थी और क्रिस वोक्स के आने से तो पूरी सीरीज़ की सिचुएशन चेंज हो गई ऑब्वियसली, और आखिरी मैच के वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन क्योंकि हम बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर जो हैं डेविड वार्नर, उनका हमने देखा कि वो काफ़ी फ्लैम्बॉयंट है, तेज़ खेलते हैं और हमेशा नज़रों में रहते हैं। उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इनिंग्स जहाँ उन्होंने 50 किए, लेकिन पूरे सीरीज़ में ऑफ कलर रहे वो। देखिए, ही रिमेन्ड, वो तो ब्रॉड के बनी रहे सीरीज में। लाइक वी टॉक अबाउट टेल एंडर्स एंड वी से कि जी ये इस वाले बॉलर का बनी था और दलीप दोशी, इमरान खान के बनी होते थे। तो इस तरह टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड है वार्नर। लेकिन इस सीरीज में वो जब अराउंड द विकेट ब्रॉड ने उनको बॉलिंग की तो वो उनके बनी रहे और उनके सामने उनकी एक ना चल सकी। उसकी वजह 2-3 वजह। एक तो वार्नर इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, ही इज ऑलरेडी सेड कि वो सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। पता नहीं है वो टेस्ट मैच उनको खिलाएंगे भी या नहीं, क्योंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही। और जिस तरह वो बॉडी से दूर खेलते रहे और जिस तरह अराउंड द विकेट ब्रॉड ने बाहर निकाली बॉल, अंदर एंगल करके और फिर बॉल बाहर निकालना, जो कि बाय द वे बहुत मुश्किल है। तो उस तरह की बॉलों पे कोई जवाब नहीं था वार्नर के पास ब्रॉड की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बॉलिंग का। सो आई थिंक दिस वाज अ डिफिकल्ट सीरीज फॉर हिम एंड कमिंस ने उनकी सीनियरिटी पे, एक्सपीरियंस पे उनको खिलाते रहे। 1-2 तबार को रिजल्ट भी मिले, लेकिन वंस अगेन उनको वो किस्म के रिजल्ट्स वार्नर से नहीं मिले कमिंस को जो वो चाहते थे, एंड दैट इज मेनली बिकॉज एक्सीलेंट बॉलिंग बाय इंग्लैंड एंड इन पर्टिकुलर ब्रॉड, जिन्होंने ही हैड हिज नंबर कि वो जैसे ही वार्नर ओपन करने आते थे तो अराउंड द विकेट आ जाते थे ब्रॉड, और वहां से वो बॉल को अंदर एंगल करते थे। अंदर एंगल करके जब वो कमिट हो जाते थे वार्नर, तो फिर बॉल थोड़ी सी बाहर निकलती थी, व्हिच इज एब्सोल्युटली मैजिकल डिलीवरी टू बॉल। बट ब्रॉड ने वो लेंथ और वो डिलीवरी दोनों कॉन्कर की हुई है, और जब से ब्रॉड आगे बॉल करते हैं तो उन्होंने दुनिया के हर लेफ्ट हैंडर को ट्रबल किया जब से उनकी लेंथ आगे हो गई है। और ब्रॉड की तो क्या ही बात करें, अपनी टेस्ट करियर का इख्तिताम किया उन्होंने 6 मार के और विकेट लेके। और जिस तरह आप कह रही हैं कि जो उनकी बॉल है लेफ्ट हैंडर को, उन्होंने अपनी आखिरी दोनों विकेटें उसी तरह ली कि लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आती हुई बॉल जो है वो इवेंचुअली बाहर जाती है और वो एज होता है, कीपर उसको पकड़ते हैं। तो ब्रॉड मैजिक के नाम से एक पैकेज बनाया, तो ब्रॉड का वो पैकेज देखते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। और वो पैकेज हम थोड़ा डिले करते हैं बिकॉज ब्रॉड की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और अच्छा उस पर पैकेज बना है, वो हमको शो करेंगे लीना जी। लेकिन ब्रॉड मतलब एक प्लेयर जो 21 साल की उम्र में, जिसको शॉर्टर फॉर्मेट में 6 छक्के लगते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि वो 6 छक्के लगना जो है वो मेरे लिए, मैं वॉरियर बन गया। और युवराज सिंह जैसे प्लेयर ने उनको 6 छक्के मारे थे, उसके बाद 600 प्लस विकेटें लेने वाले दुनिया के सेकंड टेस्ट क्रिकेटर हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स के, जो इतनी सारी विकेटें लेके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के लिए। हाउ डू यू डिस्क्राइब स्टुअर्ट ब्रॉड? Absolutely tremendous, magical। जिस तरह एट डिफरेंट पीरियड्स में ब्रॉड ने अपने आप को चेंज किया, अपनी लेंथ को चेंज किया, बॉल को आगे डालना शुरू किया। और लेफ्ट हैंडर्स के लिए उन्होंने खुद ये कहा कि मेरे स्टैट्स इतने अच्छे नहीं थे लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, तो उन्होंने अपने स्टैट्स पे काम किया और देखा कि किस तरह लेफ्ट हैंडर्स को वो के अगेंस्ट वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिस तरह की मिडल ऑफ द करियर उन्होंने वो इम्प्रूवमेंट लाई, वो लेंथ आगे डालनी शुरू की। और जिस तरह का कैरेक्टर है उनका, जब भी इंग्लैंड को विकेट की जरूरत हुई तो आर्थरटन का बड़ा फेमस वो कमेंट्री में कहते हैं लेग्स आर नीज आर पंपिंग। तो जिस तरह उनकी नीज एंड लेग्स पंप करती हैं, 37 साल की उम्र में भी वो आराम से 3-4 साल खेल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट टाइम्स ऑफ हिज करियर, जिस तरह ब्रॉड ने अपने आप को डेवलप किया, चेंजेस लाए, अपने कैरेक्टर को डेवलप किया। एक वो दुनिया की बेहतरीन बॉलर है। और मुझे तो मैं जिस तरह क्रिकेट देखती हूँ, टेस्ट क्रिकेट खासकर, तो मैं बहुत अफसरदा हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ क्रिकेट पंडित, एज अ फैन, कि आइंदा जब मैं अब इंग्लैंड जब इंडिया जाएगा तो ब्रॉड नहीं नजर आएंगे। वो हेडबैंड, वो एक कैरेक्टर, एक वो बफ कैरेक्टर, और विकेट देने की जब जैसे ही उनकी स्पेल आती है तो आपको यकीन होता है कि वो विकेट निकालेंगे। और ब्रॉड की सबसे बड़ी खासियत ये है
कि वो एक विकेट नहीं निकालते स्पेल में। जिस दिन उनका दिन होता है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं एंड द नीज आर पंपिंग, दैट डे वो एक स्पेल में 2-2 3 विकेट भी निकालते हैं, जिसके बड़ा सबूत है कि वो जो 8 विकेटें उन्होंने ली थी और जो नंबर ऑफ 5 विकेट हॉल्स हैं उनके, तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। और दुनिया में सिर्फ मेरे ख्याल में 2 ही बॉलर हैं जिनकी 6 फास्ट बॉलर्स, जिनकी एंडरसन और ब्रॉड, जिनकी 600 प्लस विकेट हैं, बिल्कुल। तो वो उनके बारे में तो उनको तो सर का खिताब जल्दी देना चाहिए, वरना सर के खिताब की कोई खास वैल्यू भी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर इनको कंपेयर करें जिमी एंडरसन से, आपको लगता है कि थोड़ा सा रिटायरमेंट जल्दी आई है, या आपको लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम? आई मीन द वे ही इज़ प्लेड द लास्ट मैच, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता रिटायरमेंट का? या आपको लगता है कि थोड़ा 1-2 साल वो कंटिन्यू कर सकते थे? जिस तरह हम कह रहे हैं कि 600 प्लस विकेट लेने वाले सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स हैं दुनिया में, जो जिसमें से एंडरसन अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और ब्रॉड जो है वो रिटायर हो रहे हैं। डू यू थिंक कि अभी भी उतनी गैस थी कि वो 1-2 साल खेल सकते थे इंग्लैंड के लिए? देखिए, गैस तो एब्सोल्युटली थी, उसमें कोई शक नहीं। ही इज 4 years younger than Henderson also, but see there are 2 different kind of personalities. ब्रॉड जो है फर्क पर्सनालिटी है, एंडरसन फर्क पर्सनालिटी, एंड रिटायरमेंट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। जिस दिन कोई फील करे कि आज मैं सुबह उठा हूँ या सुबह उठी हूँ और मैंने अब ये काम नहीं करना, बहुत हो गया, मैं बस रिलैक्स करना चाहता हूँ या मैं घर में टाइम देना चाहता हूँ, या कोई लोग फील करते हैं कि मैं हाई पे रिटायर होना चाहता हूँ, रादर देन कि जैसे हम आज एंडरसन की बात करें कि उनको इतने ग्रेट बॉलर हैं, फिर भी हम ये बात करें, और मैंने ट्वीट्स भी किए, मेरे तो फेवरेट बॉलर हैं, फिर भी मैंने ट्वीट भी किया कि अब शायद उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या हिज डेज आर नंबर्ड नाउ। तो शायद ब्रॉड ये नहीं चाहते थे, वो हाई पे रिटायर होना चाहते थे। उन्होंने जो करियर गोल्स थे सारे कर लिए, एशेज में रिटायर होना चाहते। ही इज बीन सच एन एशेज चैंपियन and he probably wanted to retire in the home Ashes and not travel to Australia in the next 2 years. और एंडरसन शायद चैलेंज लेना चाहते हैं, शायद इंडिया में जाके रिवर्स स्विंग पे एब्रेसिव ट्रैक्स पे बॉल करने का। 700 विकेट्स भी उनकी होने वाली हैं। सो आई थिंक they're great friends, but they're 2 very different characters. Absolutely. Broad wanted to retire on a high, and Anderson probably wants to get his 700 and play for a couple of years more. एब्सोल्युटली। सो वील टॉक अबाउट इट फर्दर, एशेज सीरीज़ पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ होनी है, ओडीआई सीरीज़, उस पर डिटेल से बात करेंगे लीना जी से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हम बात करें एशेज सीरीज़ की, लीना अजीज़ हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हमने डिटेल में ये भी जानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ जो हम खेलने जा रहे हैं अगस्त के आखिरी वीक में, उसके हवाले से हमारी क्या टीम होगी, और उसके साथ साथ पीसीबी की जो एक नई टेक्निकल कमेटी बनी है उसके हवाले से बहुत सारी ख़बरें सरगर्म हैं। एक कल मीटिंग मुतवक्के है पीसीबी की टेक्निकल कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी की, उसके हवाले से हमारे समा के कॉरेस्पॉन्डेंट है खिज़र आज़म, उनके पास कुछ न्यूज़ है इस हवाले से, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कल जो मीटिंग होनी है उसमें क्या एजेंडा है और मिसबाउल हक जो है इस टेक्निकल कमेटी को किस तरह लीड करने वाले हैं। सो खिज़र आज़म को वेलकम करते हैं शो पे। लीना अजीज़ भी हमारे साथ हैं। खिज़र, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। खिज़र, तो हमें बताएं कल जो मीटिंग होनी है टेक्निकल कमेटी की, उसके हवाले से क्या खबर है? जी बिल्कुल, पहले तो हम पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना वो क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस और उनके रद्द बदल पर बड़ी नजरें रखे हुए थे, मगर अब पिछले 6-7 माह से ऐसा हो रहा है कि मैनेजमेंट कमेटीज जो है उनमें बड़ा रद्द बदल आ रहा है। और अब जो है एक नया इम्तिहान है। रहती बात है कि एक अफगानिस्तान की सीरीज है, देन फिर आपने एशिया कप में जाना है और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप का एक मेला सजेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो एक कमेटी बनाई गई है, अब वो मिसबाउल हक हैं, राशिद लतीफ़ हैं, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ और नदीम खान भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये वही नदीम खान है जिन्हें कुछ अर्से पहले जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो बाहर किया गया था, और अब जो है वो उसमें आ गए हैं। अब कल मीटिंग के बाद जो है ये तय हो जाएगा कि आया आने वाली सिलेक्शन कमेटी कौन होगी, चीफ सिलेक्टर कौन होगा, और उसका जो मेन सबसे पहला जो टारगेट होगा वो एशिया कप के लिए तो टीम को अनाउंसमेंट करना ही है, मगर उससे कब जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज है उसके लिए स्पॉट का ऐलान करना है। मोस्ट प्रोबेबली वही स्पॉट जाएगा, और यहाँ तक खबरें गर्म हैं कि शायद वसीम खान की बतौर चीफ सिलेक्टर वापसी हो जाए और वसीम खान लेकर चलें इसी तमाम तर सिनेरियो को जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। खिज़र, आप शायद मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और नाम, मोहम्मद वसीम के अलावा कोई और नाम आ रहे हैं जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जिनका नाम आ रहा हो?
देखें, बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, मगर बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने इससे थोड़ी सी माजरत कर ली है। मोहम्मद वसीम के हवाले से जी ये ज्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है कि उनके नाम है, क्योंकि सिलसिला कुछ ये है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां हैं उसका कोई मुस्तकबिल किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कि और जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं कि आया कि अगर वो अभी इस सेटअप में आ जाते हैं तो नेक्स्ट सेटअप क्या होगा, क्या सिलसिला बनेगा, कितने दिनों के लिए उनको जो है ये टास्क दिया जाएगा। तो अभी जो है एक ओहदा लेने से पहले उसके हवाले से काफी ज्यादा सवालात हैं, और ये सवाल जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसके असरात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हैं वो न सिर्फ नीचे जो कमेटी, कोचेज और दीगर स्टाफ है उसके लिए सवालिया निशान है, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पीसीबी तक होते हैं वो भी, उनके लिए भी सवालिया निशान है कि आया वो कितने दिनों के लिए हैं। बिल्कुल सही है खिज़र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। लीना जी, व्हाट्स योर टेक ऑन न्यू टेक्निकल कमेटी? और हम देखते हैं कि जब भी बोर्ड में कोई चेंजेस होते हैं और जब नॉन क्रिकेटर्स आपके चेयरमैन या किसी कमेटी के चेयरमैन आते हैं तो हमें दिखता है कि फिर वो क्रिकेटर्स को लाते हैं एक कमेटी बना के। सिमिलर सिचुएशन है अभी के मिसबाहुल हक एक टेक्निकल कमेटी को लीड कर रहे हैं, अब वो अनाउंस करने जाएंगे कि क्या आपकी सिलेक्शन कमेटी होगी। बड़ा क्रिटिकल टाइम है, एशिया कप जाना है, हमने वर्ल्ड कप खेलना है। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, ये तो बड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स हो चुका है मामला। ये हर दो तीन हफ्ते बाद ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो मेरा तो इसके लिए आई डोंट हैव मच रिस्पेक्ट। और मैं हमेशा जब भी किसी से बात करती हूँ मिसबाहुल हक के बारे में तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मिसबाह के लिए मिसबाह को खुद ये समझना चाहिए कि उनके लिए सबसे बेहतरीन रोल जो खुद है वो तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का है, लेकिन उसके साथ क्या जरूरी है कि 10,000 रोल और ना वो एक्सेप्ट करने। सिर्फ एक रोल उनको जो देना चाहिए, बिकॉज ही नोज द डोमेस्टिक क्रिकेट वेल, ही इज रिसेंटली कैप्टन पाकिस्तान, सेंसिबल पढ़े लिखे आदमी है, जैसे मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम ने भी मेरे ख्याल में बेहतरीन जॉब की। उस वक्त भी हम उनके पीछे लगे रहते थे कि लैपटॉप ये वो, तो भाई वो क्या घोड़ा गाड़ी पे बैठ के क्या किस चीज पे सिलेक्शन करते, अगर लैपटॉप पे बैठ के ना करते तो हम लोगों के पीछे लग जाते हैं। लेकिन जहां तक मिसबाहुल हक का सवाल है, मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेहतरीन रोल हेड ऑफ टेक्निकल कमेटी नहीं है, उनके लिए तो खुद बेहतरीन रोल जो है वो चीफ सेलेक्टर है। लेकिन खैर अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और हमारे यहाँ ये फैशन है कि हमें कोई चीज़ ऑफर होती है जो ग्लैमरस होती है या जिसमें बड़ा वो जो मीडिया वो होता है और बड़ा आपको उसमें ग्लैमर नजर आता है तो आप फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं बगैर सोचे समझे। तो मेरा तो ख्याल है उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। उनके लिए बेहतरीन पोजीशन होती कि अगर वो खुद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होते। खैर अब देखेंगे वो क्या फैसले करते हैं। और एक तो ये है कि पिछले कोई अच्छे फैसले जो हैं उनको ना खराब करें, या ये कि बस ईगो में आके पिछली जो रजीम है उसके अच्छे फैसले भी आप तब्दील करते हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। सुनने ये में ये भी आ रहा था कि पता नहीं शायद टिंकर किया जाए, छेड़छाड़ की जाए, जो इस वक्त कोचिंग स्टाफ है उससे अच्छे रिजल्ट्स दे रही है ये कोचिंग स्टाफ, तो उनको भी नहीं छेड़ना चाहिए। बट अगर मोहम्मद वसीम को अगर ले आते हैं तो आई थिंक इट विल बी एन एक्सीलेंट मूव, बिकॉज मोहम्मद वसीम ने बहुत ही अच्छी जॉब की थी। उस वक्त भी लोग सारे पीछे लगे रहते थे, सारे चैनल्स मिलके पीछे लग जाते हैं टीआरपीस के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। क्रिकेट हम सबको इतना अजीज है, टीआरपीस के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी कोई अगर सॉलिड रीजन हो तो उसके लिए जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक अगर मिसबाहुल हक मोहम्मद वसीम को वापस लाएं तो इट विल बी अ गुड मूव। बिल्कुल सही है। हम आपसे ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे कि मोहम्मद वसीम की वापसी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा एज ए चीफ सिलेक्टर। सो पॉइंट टेकन। और अगर मोहम्मद वसीम आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक कंटिन्यूएशन में होगा, ही विल हैव द विजिबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स जो उनके दिमाग में ऑलरेडी थे। एक प्लेयर जो हमारे दिमाग में रहते हैं, अभी इमर्जिंग एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, साइम अयूब, उनसे हमारे नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान की है, बात कर रहे हैं उनसे, तो ज़रा बात सुनते हैं उनकी, हुज़ैफ़ा की और साइम अयूब की, कि इस इमर्जिंग एशिया कप में कामयाबी जो है वो किस तरह पॉसिबल हुई और टीम किस तरह जेल हुई, और ये प्लेयर्स आगे हम क्या देखते हैं इन प्लेयर्स का फ्यूचर।
जी, पाकिस्तान के बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब, जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ भी 50 स्कोर किया और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा और एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है गोइंग इनटू द फ्यूचर। साइम हमारे साथ मौजूद हैं। साइम, सबसे पहले बताएं कि जब यहाँ से जा रहे थे टीम के साथ, तो क्या ये सोचा था कि इमर्जिंग एशिया कप को हम डिफेंड कर लेंगे, एक बार फिर जीत जाएंगे? हमारा प्लान ये था कि हम लोगों ने वहाँ जाके फ़ाइनल खेलना है, जो हमने टूर्नामेंट के बारे में सोचा था। तो इंडिया के मैच को हमने कोई इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया था। ऑलरेडी हम लोग सेमीफाइनल्स में थे, तो हमने उसमें फुल स्ट्रेंथ अपनी नहीं खिलाई थी। हाँ, हम लोग हारे उनसे, नो डाउट, उनको क्रेडिट जाता है, वो अच्छी क्रिकेट खेले उसमें, बट उसमें हमारी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी और हमारा यही प्लान था कि हम फाइनल में अगर इंडिया हमारे सामने आती है तो हम उनको फुल स्ट्रेंथ खिला के सरप्राइज़ करें। ठीक है, जब भारत से फाइनल हुआ, आपने कहा फुल स्ट्रेंथ खिलाएं, तो बड़ा हाई इंटेंस मैच था, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो किस तरह का वो माहौल था? ऑब्वियसली हाई इंटेंस गेम, जैसे आपने कहा, वो तो होता ही है क्योंकि बिगेस्ट राइवलरी है इन क्रिकेट। बट हमारा ये है कि हमने एग्रेसिव और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी थी, जिसमें हम कामयाब हुए। और हमारा यही प्लान था कि इंडिया के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हम लोग हारे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी पाकिस्तान टीम मशहूर है इस चीज़ के लिए कि हम लोग कमबैक बहुत अच्छा करते हैं। तो और ऐसा ही हुआ, रिज़ल्ट आपके सामने है। जब आप आउट हुए, बिल्कुल फ़खर ज़मान वाला हो, तो जब आउट हुए और 9 बॉल हुई, तो आपके दिमाग में भी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी? नहीं, उस वक्त तो इतना उस वक्त हाईली फोकस्ड रहना पड़ता है मैच में, कोई और थॉट इस तरह का आता नहीं है। अगर आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो बिल्कुल। लेकिन मैच के बाद मैंने बोला हाँ, ये तो बिल्कुल फ़खर भाई वाला सीन हुआ था और ये है कि अच्छा हुआ, उसी तरह हमने क्रिकेट खेली और हम मैच जीत भी गए। बस इस चीज़ की खुशी है कि फ़ाइनल में जहाँ पे मुझे अपनी टीम को डिलीवर करना था, वहाँ मैंने करके दिया और उससे ज़्यादा भी हो सकता था, बट नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी होगा। कमेंटेटर्स भी वहाँ कह रहे थे कि सईद अनवर की थोड़ी झलक नज़र आ रही है, तो सईद भाई से मुलाकात हुई है या उनकी वीडियोस देख रहे हो? और सईद अनवर और बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेफ्टी, जिनकी मैंने वीडियोस ज़रूर देखी हैं और वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट भी हैं। तो बट ये है कि मैंने उनको कॉपी नहीं किया, वो नेचुरल है अल्लाह की तरफ से। अगर लोग बोलते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं उनके करीब भी हूँ, बट लोग बोलते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये उनका प्यार है और मैं कोशिश करूँगा जिस तरह उन्होंने अपना नाम बनाया उसी तरह मैं भी बनाऊँ। जो पर्सनली था वो बहुत हो गया, सब लोग जानते हैं, नाम बहुत बन गया, अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में। तो ये है कि बस दुनिया में नाम बनाना है और एज अ मैच विनर मेरा अगला गोल है कि मुझे लोग जैसे 9 लोग से पहचानते हैं, तो वैसे एज अ मैच विनर पहचाने है कि ये मैच जितवाता है बस। ठीक है, साइम अयूब हमारे साथ मौजूद थे। भारत के खिलाफ एक शानदार और तारीखी परफॉर्मेंस, इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीता और अब कह रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूँ अपनी बैटिंग में मज़ीद बेहतरी लाऊँ और मैच विनर के नाम से जो है वो जाना जाऊँ। थैंक यू हुज़ैफा खान। लीना जी, योर टेक ऑन साइम अयूब्स परफॉर्मेंस, और कुछ वीकनेसेस हमें दिखती हैं कि स्पिनर की अंदर आती हुई गेंद पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, इमर्जिंग एशिया कप में भी हमें स्ट्रगल करते हुए दिखे। बट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग साइम अयूब, डू यू थिंक ही इज़ समबडी, हमें दिखता है कि शॉट्स हैं, फ्लैम्बॉयंट हैं, अच्छा माइंडसेट है, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ही इज़ ग्रिल्ड इनफ टू बी पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल साइड राइट नाउ या इन द नेक्स्ट 6 months और a year? ऑल्दो उन्होंने T20 का तो ऑलरेडी डेब्यू कर लिया है। आई थिंक इज अ फैबुलस टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट हैंडर है, बड़ा फायदा होता है लेफ्ट हैंडर का। मेरे तो पर्सनली फेवरेट प्लेयर्स बहुत से लेफ्ट हैंडर है और देखिए आजकल भी जो धुआंधार प्लेयर्स हैं बहुत से लेफ्ट हैंडर ही हैं। तो इसी तरह साइम अयूब भी हैं, अपनी गलतियों पे भी काम करें। जो आपने बताया कि अंदर आती हुई स्पिनर की गेंद को वो जो है उस पर वो बीट हो जाते हैं, तो शायद वहाँ पर वो थोड़ा सा अपना बॉडी को स्ट्रेट करके अगर सीधे बल्ले से खेलें तो वो उस तरह बीट ना हो। तो इस तरह के उनको भी मेरे से ज़्यादा ये पता होंगे, उनके कोचेस को भी, ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप टिंकर करते हैं अपनी टेक्निक के साथ, तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप ओवरकम कर लेते हैं। जैसे देखें, आपको याद होगा कि शुरू में रिजवान जो थे वो लेग स्पिनर को बल्ले का मुंह खोल के खेलते थे, यानी कि वो कवर पे इनसाइड आउट खेलने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से वो गैप क्रिएट होता था, या तो वो एलबीडब्ल्यू हो जाते थे या बोल्ड हो जाते थे उस गैप से। तो जैसे ही उन्होंने वो क्लोजर टू उस बॉडी खेलना शुरू किया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई और कितने बड़े प्लेयर हैं रिजवान। तो साइम अभी बहुत यंग है, अगर ये प्रॉब्लम उनको आ रही है जो आपने कही, तो ये देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा सीधा खेलें, बजाय कि जब अंदर बॉल आ रही है तो अगर उनका बल्ला मोड़ रहा है तो वो फुल फेस ऑफ द बैट से उसको एड्रेस कर लें या थोड़ा सा अपना स्टांस ओपन कर लें, जिस तरह भी उनके कोचेस उनको एडवाइस करें। मैं भी अब देखूंगी ये उनका प्रॉब्लम, एंड मेरा पर्सनली अभी ऑफ द कफ ये ख्याल है कि इनको ये शायद थोड़ा सा अपना स्टांस ओपन करें तो ये बेहतर खेल लें अंदर आती हुई बॉल को और सारा सीधा खेलें। तो पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है,
और एम्बिशियस प्लेयर है. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नो लुक शॉट, एज यू कैन सी. ही इज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच. मेहनती है, मेहनत आगे भी करते जाएंगे तो उनका नाम बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इस वक्त बहुत है. आप देखें कि अभी जो सीरीज श्रीलंका में हुई तो उसमें कितने अच्छे हमें प्लेयर्स नजर आए. अब्दुल्ला शफीक है, सऊद है, सलमान अली आगा, फैंटास्टिक. मतलब इतने रिलैक्स प्लेयर हैं वो कि मज़ा आ जाता है उनको देखते हुए. पहले मैं उनको इस तरह उनको टीम की फ़ैन नहीं थी, लेकिन अब जब मैंने उनको देखा तो इस तरह का कंपटीशन जब है तो साइम को मेहनत करनी पड़ेगी. और जिस तरह उन्होंने कहा कि 50-60 नहीं, 1-2 बड़ी सेंचुरियाँ लगेंगी तो और ज़्यादा वर्ल्ड में उनका नाम बनेगा. बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा. इस वक्त देखते हैं अगर वो सिलेक्ट हुए तो क्या उनका किस तरह वो खेलते हैं क्या नहीं. लेकिन अभी इस वक्त कंपटीशन बहुत है. आई थिंक एज इज ऑन हिज साइड. अगर नहीं भी हो सिलेक्ट अभी तो ही कैन कीप वर्किंग एंड ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर बिकॉज ही इज वेरी यंग. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. लीना जी, अगस्त में बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आ रही है और वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले हमारे बहुत ज़्यादा ओडीआईज़ नहीं है, स्पेशली एशिया कप से पहले हमारे ज़्यादा ओडीआईज़ हैं नहीं. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है एक तो पीसीबी के लिए कि सही टीम सेलेक्ट करना, और जिन प्लेयर्स को हमने एशिया कप में ले जाना है, जो नए प्लेयर्स की तरफ हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी अभी कहा सऊद शकील की परफॉर्मेंस या अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस. आगा सलमान तो ऑलरेडी आपके ओडीआई सेटअप का हिस्सा रहे हैं. सो क्या लगता है व्हाट शुड बी द चेंजेस इन टर्म्स ऑफ बैटर्स? कौन से आपकी साइड में ओडीआई में टेस्ट होने चाहिए अफगानिस्तान सीरीज़ में? और ये सीरीज़ मुश्किल भी हो सकती है बिकॉज हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और हम स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर जाते हैं कभी कभार. अफगानिस्तान के साथ स्पेशली हमारा मैच काफ़ी टाकरा सही का होता है. सो क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? पहले बैटिंग की बात कर लेंगे. बैटिंग में कौन से प्लेयर्स लग रहे हैं आपको जिस पे पाकिस्तान ट्राई करेगा इस सीरीज़ में? देखिए, प्लेयर्स तो ये जो आपको भी टेस्ट सीरीज में नजर आए, बिकॉज जो टेस्ट होता है वो वनडे और टेस्ट काफी करीब होता है. 50 ओवर जो है इतनी छोटी गेम नहीं होती. तो जैसे सऊद शकील है या सलमान अली आगा है या हैं अब्दुल्ला शफीक, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं हु आर आल्सो नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ वनडे क्रिकेट. सो इनमें से किसको ट्राई करते हैं किसको नहीं. लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि हमारी वनडे की टीम काफी सेट है. फखर जमान भी वापस आ जाएंगे, तो ओपनिंग भी हमारी सेट है. इमाम, फखर जमान, उसके पीछे बाबर आजम. फिर मिडिल ऑर्डर में आपको शायद ये जगह नजर आए कि एक इनमें से प्लेयर आप इंडक्ट कर लें. तो ये डिपेंड करेगा कि कैसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं. एक तो देखिए ये भी आइडिया हो सकता है कि अगर आपने सऊद शकील को इंडक्ट कराएं तो उन्होंने ये दिखाया कि वो तेज खेल सकते हैं इस सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ, तो उनको एक रोल दिया जाए और उनको बताया जाए कि तुमने इस स्ट्राइक रेट से खेलना है. और उन्होंने उसके क्लोज वो अगर 70-75 से खेल रहे थे टेस्ट में, तो आपको वनडे में तकरीबन 90-100 की स्ट्राइक रेट जरूरत होती है, तो वो खेल सकते हैं. फिर आपने ये डिसाइड करना है कि विकेट कीपर कौन सा खिलाना है आपने, वेदर यू आर गोइंग टू गो विद सरफराज और रिजवान. तो इस तरह की चीजें हैं. ये तो सेलेक्टर्स देखेंगे अब कि किसको खिलाना चाहिए. लेकिन मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंडर मिडल ऑफ द इनिंग्स भी बड़ा यूजफुल होता है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बॉलर्स की तरफ एक नज़र डालें तो हम देख रहे हैं शाहीन शाह और दूसरे जो पेसर हैं हमारे नसीम शाह, वो तो आपकी साइड में होंगे ही होंगे. आपको लगता है एहसानुल्लाह इज समबडी जिनका पेस अच्छा है, ही इज़ यंग बट उनका पेस है, और हमने पीएसएल में देखा है काफ़ी कंट्रोल बॉलिंग की, ऑल्दो वो अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज़ में इतनी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे सके. आपको लगता है कि ही कुड ऑल्सो बी टेस्टेड इन दिस सीरीज़? Definitely they should look to try new players and especially players like Ehsanullah जिनकी इतनी एक्सप्रेस पेस है, उनको ज़रूर मौका देना चाहिए. वो वहाँ पर शारजा की विकेट्स में वो इतने अच्छा नहीं उन्होंने किया अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन दैट डजंट मीन एनीथिंग. कोई देखें अभी लबुशेन कितने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने नहीं किया, पूरी एशेज अच्छा नहीं किया, लेकिन दैट डजंट मीन कि ऑस्ट्रेलिया उनको छोड़ देगा. सो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. उसामा मीर को ट्राई करना चाहिए, चांस ज़रूर देना चाहिए. ही इज़ अ एक्सीलेंट स्पिनर. एंड उनका पाकिस्तान कप में मैंने कमेंट्री 2-3 साल से पाकिस्तान कप की कर रही हूँ, तो वो मुस्तकिल अच्छी परफॉर्मेंस रही. पिछले वाले में तो बहुत अच्छी, तो उनको भी चांस देना चाहिए. मिक्स एंड मैच करके देखना चाहिए. और यंगस्टर जो जिनको सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जिनको सोच रहे हैं वर्ल्ड कप में खिलाने के लिए इंडिया में, उनको यहाँ ज़रूर चांस दे के देख लेना चाहिए.
बिल्कुल सही है लीना जी, थैंक यू सो मच फॉर सच डिटेल्ड डिस्कशन, और इतना अच्छा डिस्कशन करके मिल जाता है। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बड़ा मज़ा आता होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब हम क्रिकेट से थोड़ा सा अपना रुख चेंज करते हैं। शजर अब्बास हैं हमारे एथलीट जो एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। 100 मीटर रेस में ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए मेडल ला चुके हैं, तो उनके हवाले से एक मोन्टाज देखते हैं कि वो किस तरह की तैयारी करें एशियन गेम्स के लिए। एशियन चैम्पियनशिप खेल के आया हूँ, तो सीज़न का फर्स्ट कंपटीशन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने अपना बेस्ट किया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी किया। हमें पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। एशियन चैम्पियनशिप के बाद एक कंपटीशन मिलेगा, वो भी डायरेक्ट एशियन गेम्स का होगा। ट्रेनिंग जारी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे एशियन गेम में। वर्ल्ड लेवल पे यूएसए और जमैका के एथलीट बहुत अच्छे हैं। अगर हमें ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेजा जाए, ट्रेनिंग कैंप मिले, तो हम उनके साथ ट्रेनिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशिया का गोल्ड भी लेके आ सकता हूँ और ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। बजट एथलेटिक फेडरेशन को कम मिलता है, तो वो जितना मिलता है वो भेज देते हैं। अभी मेरा सीज़न का फर्स्ट कंपटीशन था, तो वर्ल्ड लेवल पे 10-10, 12-12 कंपटीशन खेल चुके हैं प्लेयर। मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जनरल साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कंपटीशन दिया। और तो ये थे शजर अब्बास, इनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनके अगले टारगेट के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहें। कल जो पीसीबी की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है चीफ सेलेक्टर असाइन करने के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे तरीके से सरअंजाम हो। उसके बारे में कल आपको ज़रूर ख़बर देंगे। आज के शो के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया शो देखने के लिए। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी टुमारो।